बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? कैसा गुज़र रहा है आप लोगों का रमज़ानुल मुबारक? और इस महीने में आप लोग ख़ास तौर पर अपने इर्द गिर्द, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में जो लोग डिज़र्विंग हैं और आप लोग जो कुछ कर सकें, जितनी अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे, तो उन लोगों का ज़रूर ख़याल करें बेटा। क्योंकि इस ये भी हम लोगों पर है अल्लाह ताला की तरफ से कि अगर हमें अल्लाह ताला ने नवाज़ा है तो हम ऐसे लोगों का ख़ास ख़याल रखें। ठीक है, तो जिस तरह भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप लोग कर सकें अपने उसमें रहते हुए और अपनी अल्लाह ताला की तौफ़ीक के हिसाब से आप उन लोगों पे ज़रूर नज़र रखें। ठीक है। अच्छा, हम लोग अपने पिछले पार्ट में शिज़ोफ्रीनिया का टॉपिक पढ़ रहे थे और इफ़ यू कैन रिकॉल तो हमने ये बात की थी कि शिज़ोफ्रीनिया जो है सॉरी बेटा कुछ तबीयत बेहतर नहीं है असल में, और इसी वजह से मैं तुम लोगों का लेक्चर अपलोड भी नहीं कर पाई पिछले एक दिन से। तो अब आप लोग ज़रा इसको गो थ्रू कर लेना। तो शिज़ोफ्रीनिया जो है ये बेसिकली हमने ये बात की थी कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, और शिज़ोफ्रेनिया में पर्सन का जो ब्रेन है वो रियलिटी से स्प्लिट कर जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो रियलिटी से बिल्कुल स्प्लिट कर गया है। इट मीन्स के दैट देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द रियलिटी ना, एंड पेशेंट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हेलुसिनेशन एंड डेलूशंस। उसको फॉल्स बिलीव्स होते हैं, फॉल्स वॉइसेस सुनाई देती हैं। और सबसे जो ओल्ड थ्योरी है जिसको वी वर डिस्कसिंग, दैट वाज द डोपामीन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। और ये हमने बात की थी कि अगर डोपामीन की इफ़ देयर इज़ एक्सेसिव रिलीज़ और एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ द डोपामीन, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बहुत हाई हो इन द ब्रेन, स्पेशली मीजोलिम्बिक और मीजोकॉर्टिकल पाथवे में, क्योंकि देयर आर 5 पाथवेज ऑफ द डोपामीन, एंड इफ़ देयर आर 5 डोपामीन excessiveness is found in especially mesolimbic and mesocortical area, so usually this leads to this type of the schizophrenia और psychosis condition। ठीक है। और फिर हमने ये बात की थी कि हमने इन चीज़ों को देखा था कि उन पेशेंट का जब पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि वहाँ डोपामीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ऑल दो कि इसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं इस थ्योरी में, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थ्योरी आज भी चल रही है। और एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं, जिनको आप न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं, जो शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनकी ख़ास बात यह है कि जो ओल्ड वाली यानी आपके पास जो क्लासिकल ड्रग्स चल रही हैं वो अभी भी इन्हीं D2 रिसेप्टर्स को या डोपामीन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से वो अपना एंटी शिज़ोफ्रेनिक इफ़ेक्ट देती हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि ये देखा गया कि बहुत सारे केसेस में सिर्फ डोपामीन के रिसेप्टर्स को या डोपामीन की एक्टिविटी को कम कर देने से प्रॉपर रिस्पॉन्स उन पेशेंट में नहीं आता है। उसके बाद फिर सेरोटोनिन और ग्लूटामेट और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स की इन्वॉल्वमेंट देखी, तो अब और दो थ्योरीज भी आ चुकी हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये हम पढ़ चुके थे कि डोपामिनर्जिक सिस्टम के ये पाथवेज हैं, कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हैं। आप देखें यहाँ सेरोटोनर्जिक पाथवेज की बात की गई है। अब इसका भी रोल शिज़ोफ्रेनिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्गली कोरिलेट कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि सेरोटोनिन हाइपोथेसिस क्या है शिज़ोफ्रेनिया का। ठीक है। हाँ, मैंने पेन पिक कर लिया तुम लोगों के लिए। सेरोटोनिन हाइपोथेसिस, एक बात तो ये कि सेरोटोनिन, जिसको आप 5-HT5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन भी कहते हैं, इसके भी रिसेप्टर्स हैं और इसके 7 रिसेप्टर्स हैं। 5HT1 से लेकर 5HT7 तक रिसेप्टर्स हैं, और उनमें भी सब टाइप्स हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 5HT2A, तो 5HT2B, 5HT2C, इस तरह इनके भी आगे टाइप्स होती हैं। ये देखा गया कि ऐसे एजेंट्स जो हेलुसिनोजेंस होते हैं, हेलुसिनोजेंस का आपको पता है ना, यानी ऐसे एजेंट्स जो कि हेलुसिनेशन इंड्यूस करें या जो हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करें, ये देखा गया कि हेलुसिनेटरी इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली 5HT2A रिसेप्टर की स्टिमुलेशन के नतीजे में आते हैं। जब ये वाली फाइंडिंग सामने आई कि देयर इज़ अ रोल ऑफ 5HT2 रिसेप्टर्स इन हेलुसिनेटरी इफ़ेक्ट्स, यानी हेलुसिनेशन इंड्यूस हो जाती हैं,
अगर आप 5-HT2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर दें, इसका मतलब ये हुआ फिर देयर कुड बी अ कोरिलेशन कि अगर हम इन 5-HT2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो हेलुसिनेटरी इफ़ेक्ट को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो शिज़ोफ्रेनिया में हम यही चाहते हैं। शिज़ोफ्रेनिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हेलुसिनेशन, and if we want to inhibit the hallucination, so we can have a positive role in the treatment of schizophrenia। और ये थ्योरी इसी वक्त इसीलिए ही सामने आई जिस तरह से कि ये मैकेनिज़्म अब जो हमारे पास नई ड्रग्स हैं जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं वो यही काम करती हैं। इफ़ यू पीपल गो टवर्ड्स द मैकेनिज़्म ऑफ न्यू एजेंट्स, देखो अभी आगे मैं बताती हूँ कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं यानी वो ड्रग्स जो शिज़ोफ्रेनिया के लिए इस्तेमाल हो रही हैं वो दो तरह की हैं। एक वो जो टिपिकल हैं और एक वो जो कि ये वाली एटिपिकल हैं। टिपिकल वो हैं जो ट्रेडिशनल हैं, जो डोपामीन को एक्टिविटी को ब्लॉक करती हैं, और ये न्यू एजेंट्स हैं ए टिपिकल जो बेसिकली 5-HT रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे होते हैं। तो इन ड्रग्स का जो मैकेनिज़्म है वो 5-HT2 रिसेप्टर्स के ब्लॉकेड की वजह से आया। ये थ्योरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई इस बात के ऊपर कि इन ड्रग्स का मैकेनिज़्म क्योंकि 5-HT2 रिसेप्टर्स पर है और उससे हेलुसिनेशंस ब्लॉक हो रही हैं और शिज़ोफ्रेनिया पे ख़ासा अच्छा इफ़ेक्ट मिल रहा है। ठीक है। तो ये ड्रग्स हैं बेसिकली इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ 5-HT2A रिसेप्टर। और इनवर्स एगोनिस्ट तुम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि एगोनिस्ट का इनवर्स होते हैं। एगोनिस्ट वो होता है जिसके अंदर एफिनिटी भी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है, जो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है लेकिन पॉजिटिव देता है। और इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं जिनके अंदर एफिनिटी भी होती है और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वो अपोजिट देते हैं, नेगेटिव दे रहे होते हैं। तो ये वाले एजेंट्स जो हैं बेसिकली ये इनवर्स एगोनिस्ट हैं 5-HT2A रिसेप्टर के, और ये उनकी नॉर्मल एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। और फिर ये देखा गया कि इनके ब्लॉकेड की वजह से डोपामीन की रिलीज़ भी ख़ास तौर पर कॉर्टेक्स में, लिम्बिक रीजन में और स्ट्राइएटम में मॉड्यूलेट होती है। यानी अगेन इनका इनडायरेक्ट इफेक्ट जाके डोपामीन के ऊपर भी है। ठीक है। तो फिर ये थ्योरी या ये हाइपोथेसिस सेरोटोनिन का यही प्रपोज करता है कि सेरोटोनिन के ख़ास तौर पर 5-HT2A रिसेप्टर्स को अगर हम ब्लॉक कर दें तो हम हेलुसिनेशन को इनहिबिट कर सकते हैं और हम शिज़ोफ्रेनिया में ख़ासा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये भी देखा गया कि 5-HT2A रिसेप्टर्स जो हैं ये आगे NMDA रिसेप्टर्स को भी स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। और अभी जो मैं अगली थ्योरी तुम लोगों को बताती हूँ उसमें तुम लोग देखोगे कि यहाँ बेसिकली NMDA का भी रोल है। फिर एक बात ये भी सामने आई कि 5-HT2A रिसेप्टर्स की अगर स्टिम्युलेशन होती है तो इसकी वजह से जो ग्लूटामेट के न्यूरॉन्स हैं वहाँ पर उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और साथ में जो ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स हैं NMDA वो स्टेबलाइज भी हो जाते हैं। और हेलुसिनोजेंस जो हैं उनको ये देखा गया है कि वो 5-HT2A और NMDA रिसेप्टर्स की स्टेबिलिटी पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स की वजह से ये सेरोटोनिन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया यहाँ पर कंप्लीट होगा कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हुए कि 5-HT2A रिसेप्टर स्टिमुलेशन is basis for hallucinatory effect of the agents, then the blockade of these receptor is responsible for the antipsychotic action of atypical drugs, and these drugs are inverse agonist of 5-HT2A receptor, and they can also modulate the release of dopamine in cortex, limbic region and striatum. Stimulation of 5-HT2A receptor leads to depolarization of glutamate neuron and also the stability of postsynaptic NMDA receptor. And it is found recently that hallucinogen can modulate the stability of 5-HT2A and NMDA receptors. ठीक है भाई। तो ये आपकी सेकंड थ्योरी हुई यहाँ पर सेरोटोनिन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और थ्योरी है और वो हाइपोथेसिस है बेसिकली ग्लूटामेट हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। ये देखो ग्लूटामेट हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया।
You people know that glutamate is major excitatory neurotransmitter in the brain, ख़ास तौर पर CNS की अगर हम बात करें। और फेनसाइक्लिडीन एंड कैटामीन ये वो ड्रग्स हैं जो कि NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और NMDA किसके रिसेप्टर्स हैं? ग्लूटामेट के। तुम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि न्यूरोट्रांसमीटर और उनके रिसेप्टर्स का एक चार्ट बना लो कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं, डोपामीन के कितने रिसेप्टर हैं, सेरोटोनिन के कितने हैं, ग्लूटामेट के कौन कौन से हैं, AMPA हैं और NMDA हैं। ग्लूटामेट के 2 तरह के रिसेप्टर हैं। तो फेनसाइक्लिडीन और कैटामीन जो हैं ये बेसिकली NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, और इनकी ब्लॉकेड की वजह से जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है साइकोसिस या शिजोफ्रेनिया के अंदर। यानी अगेन जो हेलुसिनेटरी इफेक्ट है वो इन्हांस हो जाता है बिकॉज ऑफ द NMDA रिसेप्टर। और ये स्टार्टिंग पॉइंट था इस हाइपोथेसिस का, जिसने ये कहा कि ये देखो मैंने रेड में तुम लोगों के लिए लिखा है, हाइपोफंक्शनिंग ऑफ NMDA रिसेप्टर लोकेटेड ऑन गाबर्जिक इंटरन्यूरॉन। यानी वो NMDA के रिसेप्टर जो गाबा के इंटरन्यूरॉन्स के ऊपर लोकेटेड है, गाबा इनहिबिटरी न्यूरॉन है ना, उसके इंटरन्यूरॉन यानी बिटवीन द न्यूरॉन जो NMDA रिसेप्टर्स लोकेटेड हैं, अगर वो हाइपोफंक्शनिंग करें तो फिर उसकी वजह से इनहिबिटरी इन्फ्लुएंसेस डिक्रीज हो जाता है और वहाँ से शिजोफ्रेनिया होता है। ये पॉइंट समझ आ गया तुम लोगों को? इसको ज़रा अच्छे से समझ लो कि देखो जो गाबा के न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान पे जो NMDA के रिसेप्टर्स हैं, अगर उनकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो जो इनहिबिटरी इफेक्ट अब गाबा की वजह से आगे न्यूरॉन्स पे जाना था वो इनहिबिट हो जाता है, और इससे शिजोफ्रीनिया का प्रॉब्लम एग्जैगरेट होता है। और इस डिक्रीज्ड गाबा एक्टिविटी की वजह से जो ग्लूटामेट की एक्टिविटी है वो प्रॉपरली इनहिबिट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है कॉर्टिकल न्यूरॉन्स की, जो कि नॉन NMDA रिसेप्टर्स के थ्रू होती है, ठीक है। यानी यही गाबा फिर ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, और अगर ये ग्लूटामेट की एक्टिविटी अब यहाँ पर प्रॉपरली इनहिबिट नहीं हो रही, क्योंकि गाबा प्रॉपरली एक्टिव नहीं हुआ है और गाबा इनहिबिटरी है ना, जब वो प्रॉपर इनहिबिटरी सिग्नल गाबा से ग्लूटामेट को नहीं आ रहे तो फिर जो नॉन NMDA रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर ग्लूटामेट की एक्टिविटी बढ़ने लगेगी, क्योंकि NMDA रिसेप्टर्स पर ग्लूटामेट की एक्टिविटी कम है, ठीक है। ग्लूटामेट अपना इफेक्ट NMDA रिसेप्टर्स के ज़रिए भी देता है और नॉन NMDA रिसेप्टर के ज़रिए भी देता है। जब NMDA प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो ग्लूटामेट अपना इफेक्ट नॉन NMDA रिसेप्टर्स के ज़रिए से ज़्यादा देने लग जाता है, और उस हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से जो कि कॉर्टिकल न्यूरॉन्स में होते हैं वहाँ की वजह से फिर ये शिजोफ्रेनिया का प्रॉब्लम सामने आता है। तो ये था ग्लूटामेट हाइपोथेसिस ऑफ शिजोफ्रेनिया, जिसके accordingly hypofunctioning of NMDA receptors is responsible basically for schizophrenia. So there are 3 theories, please go through it और इनको अच्छे से समझें। इनको अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आगे ड्रग्स को, उनका मैकेनिज़्म और उनकी बाकी चीज़ों को कोरिलेट करना ईजी हो जाएगा बेटा। अब हम आ जाते हैं एंटीसाइकोटिक्स की तरफ। एंटीसाइकोटिक्स मैंने आपको बताया था कि इनको हम न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं, ये लिखा हुआ, और ये एंटीसाइकोटिक्स शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर में भी ये हेल्पफुल हैं, जैसे मेनिया में, ग्रैंडियोसिटी में, पैरानोया में, और ये हम डिस्कस कर चुके थे कि ये क्या हैं। रिमेंबर कि ये क्यूरेटिव नहीं है, नॉट क्यूरेटिव, और इस शिज़ोफ्रेनिया को एलिमिनेट भी नहीं करते हैं। हाँ ये है कि ये इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं शिज़ोफ्रेनिया के केस में, ठीक है, पेशेंट को। हिस्ट्री को थोड़ा सा ब्रीफली मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैव बीन यूज्ड इन वेस्टर्न मेडिसिन फॉर मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल से भी ज़्यादा से यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरप्रोमाजीन 1952 में और रेजरपीन वर आइडेंटिफाइड, जिनको देखा गया कि वो शिज़ोफ्रेनिया में
हेल्पफुल हैं। ठीक, फिर ट्राईसाइक्लिक और मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो ख़ास तौर पर एंटी डिप्रेसेंट ज़्यादा इफेक्टिव हैं 1957 और 1958 के दौरान डिस्कवर किए गए। मेजर नोवेल एंटीसाइकोटिक्स आर जो कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हैं वो 1980s में इंट्रोड्यूस हुए और ख़ास तौर पर ये भी एंटी डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा रखते हैं। लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू केड्स रिपोर्ट। केड एक रिसर्चर था जिसने 1949 में एक अपनी रिपोर्ट पेश की थी और ये बताया था कि जो लिथियम है वो एक्साइटमेंट और मेनिया कॉज करता है। मैंने बताया था ना कि मेनिया इज़ बेसिकली द अपोजिट ऑफ डिप्रेशन एंड इट्स इफ़ेक्टिव यूज़। और ये चीज़ फिर बाद में 1949 के बाद आप देखें 1960 में लिथियम को यूज़ किया गया और अब जब तुम लोग मेनिया पढ़ोगे तो तुम लोग देखोगे कि लिथियम बहुत सक्सेसफुली यूज़ होता है इन केसेस में, और अभी साइकोसिस में भी देखोगे कि लिथियम यूज़ होता है। तो उस वक्त अटेंशन नहीं दी गई केट्स रिपोर्ट को, लेकिन 1960 में उसका यूज़ स्टार्ट हुआ और अब कहीं जाके ये सक्सेसफुली इसमें यूज़ हो रहा है। इज डैट क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। अब हम एंटीसाइकोटिक्स को आप दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। वन क्लासिफिकेशन कुड बी ऑन केमिकल बेसिस। मैं कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ तुम लोगों के लिए। वन क्लासिफिकेशन कुड बी द केमिकल क्लासिफिकेशन, और इसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स तुम लोग देखोगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये देखो। ठीक है, तो पहले हम एंटीसाइकोटिक्स की केमिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं जो केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे बेसिकली क्लासिफाई किया हुआ है। हम इस बेसिस पे 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं एंटीसाइकोटिक एजेंट्स को। नंबर 1 फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। नंबर 2 थायोजेंथीन डेरिवेटिव्स। नंबर 3 ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव्स। एंड नंबर 4 मिसेलेनियस स्ट्रक्चर्स, जिनका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि मिसेलेनियस एजेंट्स हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं। फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स में एक ट्राईसाइक्लिक रिंग होती है, एक सल्फर होता है और एक साइड चेन होती है, और इसको फिर हमने उसकी साइड चेन की बेसिस पे फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अगर साइड चेन एलिफेटिक ग्रुप है तो उसमें क्लोरप्रोमाजीन आ जाती है। अगर पाइपराजीन है तो फिर पाइपराजीन ग्रुप के ये ड्रग हैं ट्राइफ्लूपैराजीन, फ्लूफेनाजीन, टरफेनाजीन, प्रोक्लोरपैराजीन और थाइलपैराजीन। फिर पाइपरिडीन ग्रुप जो है इसमें थायोरिडाजीन है और मिजोरिडाजीन है, ये 2 ड्रग्स आ जाती हैं इसमें। सेकंड ग्रुप जो है वो थायोजेंथीन डेरिवेटिव्स का है, इसमें थायोथिक्सीन और फ्लूफेनथिक्सोल जो है वो शामिल हैं और लेस पोटेंट हैं फिनोथायाजीन ग्रुप के मुकाबले में। ठीक है, फिनोथायाजीन जो है ये ज़्यादा पोटेंट है। ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आपको हेलोपेरिडोल मिलेगा और ये हाईली पोटेंट है जस्ट लाइक पाइपराजीन। ठीक है, और उसके बाद आपके पास मिसेलेनियस स्ट्रक्चर्स में काफ़ी सारी ड्रग्स हैं, जैसे पेमोजाइड, मोलिंडोन, लॉक्जापीन, क्लोजापीन, क्विटायापीन, रिस्पेरिडोन, सर्टेंडोल, ओलेंजापीन एंड जेप्रासिडोन। तो ये हो गई इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी तुम लोगों से कि फार्माकोलॉजिकली आप 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो एंटीसाइकोटिक्स को। एक तो है आपकी फर्स्ट जनरेशन, एक है आपकी सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल है, समझो इसको, देखो कन्वेंशनल है, टिपिकल है, ट्रेडिशनल है। टिपिकल टाइप की ड्रग्स जो चलती चली आ रही हैं उनमें भी फर्दर आपके पास लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी है, और ख़ास तौर पर ये ब्लॉक करती हैं D2 रिसेप्टर्स को। ठीक है, अब याद रखना। सेकेंड जनरेशन को अब आप इसका अपोजिट कह सकते हैं, आप इनको न्यू कह सकते हैं, एटिपिकल ड्रग्स कह सकते हैं, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल कह सकते हैं। और ये क्लासिफिकेशन क्लिनिकल इफेक्टिवनेस की बेसिस के ऊपर नहीं है, बल्कि ये डोपामीन के रिसेप्टर्स की एफिनिटी के ऊपर बेस कर रही है कि ये उसको कितना एफिनिटी रखते हैं उसको ब्लॉक करने के लिए।
अब आप देखिए इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन। ये देखो, ये अब ड्रग्स हैं जो तुम लोग याद कर लेना, एंटी साइकोटिक्स, ये केमिकल बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में लो पोटेंसी में आपके पास थायोरिडाजीन और क्लोरप्रोमाजीन है, जबकि हाई पोटेंसी में फ्लूफेनाजीन, हेलोपेरिडोल, लॉक्सापीन, परफेनाजीन, पेमोजाइड, प्रोक्लोरापेरिजीन, थायोथिक्सीन एंड ट्रायोपेराजीन शामिल हैं। ये क्लासिफिकेशन को याद करना है तुम लोगों ने। आई कैन आस्क इन द एग्ज़ाम के हाई पोटेंसी में कौन सी ड्रग आ रही है, या मैं तुम लोगों से पूछ सकती हूँ कि ये जो पेमोजाइड है ये किस क्लास में बिलोंग करती है। यू पीपल शुड नो, ठीक है। सेकंड जनरेशन में अगर आप देखें जो कि एटिपिकल हैं और न्यू एजेंट्स हैं, उसमें आपके पास एरिपिप्राजोल, एसिनापीन, क्लोजापीन, एलोपेरिडोन, ल्यूरासिडोन, ओलेंजापीन, पेलीपेरिडोन, क्विटायापीन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन शामिल हैं। और इन सब के नाम तुम लोगों ने बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है बेटा। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं इसके बाद डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल आप लोग ये थ्योरीज़ यानी हाइपोथेसिस जो हैं तीनों कौन कौन से, डोपामीन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, देन सेरोटोनिन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, नंबर 3 ग्लूटामेट हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, इनको याद कर लो। और एंटीसाइकोटिक्स की हिस्ट्री और एंटीसाइकोटिक की क्लासिफिकेशन दोनों बेसिस पे, और इनके एजेंट्स बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इन ड्रग्स को, इनका मैकेनिज्म, इंडिकेशन और एडवर्स इफेक्ट लेटर ऑन ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।